है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास की अगली कड़ी में देखते हैं आज हम लोग खिल्जी वंश को। खिल्जी वंश को खिल्जी क्रांति या सर्वहारा वर्ग का शासन भी माना जाता है। खिल्जी वंश में मुख्यतः 4 सुल्तान हुए: जलालुद्दीन खिल्जी, अलाउद्दीन खिल्जी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिल्जी एंड नासिरुद्दीन खुसरो शाह। जलालुद्दीन का टाइम पीरियड 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिल्जी का 1296 से 1316, कुतुबुद्दीन मुबारक खिल्जी का टाइम पीरियड है 1316 से 1320 और नासिरुद्दीन खुसरो का टाइम पीरियड टेन्योर है 1320। 1320 में ही ये जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, इसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक कर देता है और एक नई डायनेस्टी तुगलक वंश की स्थापना करता है। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, ये खिल्जी शासन में, खिल्जी डायनेस्टी में दीपालपुर का सूबेदार है। दीपालपुर हरियाणा का एक इलाका जहाँ का ये सूबेदार है और नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके खुद सुल्तान बन जाता है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह मध्यकालीन इतिहास में ऐसा शासक है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो हिंदू से मुसलमान बना। ये भी इंटरेस्टिंग है। और इसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिल्जी की हत्या की थी गयासुद्दीन तुगलक के सह पर, और तुगलक ने फिर इसकी स्वयं हत्या कर दी और शासक बन गया। ये 4 शासक जरूर हैं, लेकिन खिल्जी वंश में जो मुख्य सवाल है और जो इम्पोर्टेंस है वो 90% अलाउद्दीन खिल्जी पे, पूरा फोकस उसी पे है, सारा सवाल उसी पे बनता है। तो हम लोग अलाउद्दीन खिल्जी को अच्छे से एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, बाकी केवल इंट्रोडक्शन है। जलालुद्दीन खिल्जी एक बहुत सामान्य सैनिक था जो बलबन की सेवा में था, बलबन की सेना में एक सैनिक था। धीरे धीरे उसके टैलेंट और उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी से प्रभावित होकर के बलबन ने उसे दरबार में रख लिया, यानी दरबारी, जिसे नोबल्स कहते हैं, जिसे आजकल हम लोग मंत्री कह सकते हैं, मंत्री था। और उसी ने 17 वर्षीय कैकवाद, जो ग्रांडसन है, बलबन का पोता है, 17 ईयर्स की हत्या करके स्वयं सुल्तान बन जाता है। जलालुद्दीन खिल्जी उस समय उम्र 70 वर्ष थी, मतलब 70 वर्ष का एक महत्वाकांक्षी दरबारी अपने 17 वर्ष के राजा की हत्या कर देता है। यह भी इतिहास में एक बेमिसाल मिसाल है। और अंत में जलालुद्दीन खिल्जी की हत्या स्वयं उसका भतीजा कर देता है। 5-6 वर्ष बाद ही उसकी हत्या कर देता है। जलालुद्दीन खिल्जी का नाम था मलिक फिरोज। जब वो सुल्तान बना तो मलिक फिरोज से जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी नाम हो गया। सवाल ये आया हुआ है कि जलालुद्दीन खिल्जी जब सुल्तान बना तो उसकी उम्र उस समय 70 वर्ष थी, और 17 वर्ष के कैकवाद की हत्या करके, कैकवाद ये गुलाम वंश का अंतिम शासक, आप कह सकते हैं कैकवाद गुलाम वंश का अंतिम शासक है। और एक खिल्जी वंश हुआ। खिल्जी क्रांति या खिल्जी को सर्वहारा वर्ग का शासन कहा जाता है। सर्वहारा मतलब एक कॉमन मैन, प्रोलेटेरिएट कहते हैं उसको पॉलिटिक्स में। सर्वहारा मतलब एक कॉमन मैन, आम आदमी जो गैर तुर्क है, अभी तक तुर्की सरदारों का ही बोलवाला है, सर्वहारा वर्ग से है। किलो खरी, जिसे कैकवाद ने अपना महल बनाया था, उसी में अपना राज्याभिषेक करवाया। धर्म एवं उलेमाओं के महत्व को अस्वीकार किया। उदार तानाशाही, लिबरल ऑटोक्रेसी, ध्यान रखना ये पूछा जाता सवाल। सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान लिबरल ऑटोक्रेसी में विश्वास रखता है? तो उदार तानाशाही विश्वास रखता था। अपने भतीजे अलाउद्दीन खिल्जी को अमीर तुजुक की उपाधि दी तथा कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दी। अमीर तुजुक का मतलब है मास्टर ऑफ सेरेमनीज। जो सेरेमनीज होती थी, मिनिस्टर ऑफ सेरेमनीज, उसका वो मिनिस्टर था। और ऐसे ही एक सेरेमनी में उसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी। कहा जाता है कड़ा मानिकपुर, ये बिहार के इलाके में है, वहां जीत के बहुत सारा खजाना लाया अलाउद्दीन खिल्जी। तो जलालुद्दीन खिल्जी मतलब रास्ते में ही उसका स्वागत करने को पहुंच गए, और स्वागत करते समय जब दोनों आपस में भेंट हुई तो बखनखे या चाकू से ही
अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और एक हाथ से तलवार और एक हाथ में हीरे जवाहरात फेंकता हुआ राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। ठीक, अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को उसने आरिज मुमालिक की भी उपाधि दी थी। इसका मतलब है मास्टर ऑफ वार, युद्ध का मंत्री। युद्ध का मंत्री का भी पोस्ट उसके पास थी। मास्टर ऑफ सेरेमनीज यानी अमीर तुजुक की उपाधि सवाल पूछे जाते हैं, इसका मतलब क्या है, या किसने किसको दी, हु प्रोवाइड हुम, किसने किसको दी और इसका मतलब क्या है। ठीक, ये तो जलालुद्दीन खिलजी का बहुत केवल इतना इंट्रोडक्शन है। ही इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ही बिलीव इन लिबरल ऑटोक्रेसी एंड ही इज द फाउंडर ऑफ खिलजी रिवॉल्यूशन एंड रूल ऑफ कॉमन मैन। और अपने भतीजे को सबसे ज़्यादा उसने प्रमोट किया, उसने बहुत सारे उसके युद्धों में मदद भी की अलाउद्दीन ने। अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके सिंहासन पर बैठता है और अलाउद्दीन का टेन्योर है 1296 से 1316 लगभग 20 वर्ष है। जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद है। बचपन के नाम अली, गुरसास, बहाउद्दीन है। राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण दी, सेकेंड अलेक्जेंडर। अपने को सिकंदर से बराबरी के लिए सेकेंड अलेक्जेंडर का भी टाइटल रखा। जफर खान अलाउद्दीन का एक विश्वस्त कमांडर जो मंगोलों से युद्ध करते समय मारा गया, ये नाम पूछे जा सकते हैं, मारा गया था। पद्मिनी नाम भी पूछा जाता है, राजस्थान के राजपुताना के मेवाड़ राज्य की राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने जौहर कर लिया था। युद्ध में राणा रतन सिंह मारे गए अलाउद्दीन, और राणा रतन के युद्ध में राणा रतन सिंह की मौत हुई और पद्मिनी ने अपने बाकी सारी रानियों के साथ जौहर कर लिया। जौहर मीन्स आग में अपने आप को जल जाना। मलिक काफूर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसका मूल नाम नुसरत खान था। गुजरात विजय के समय अलाउद्दीन ने खरीदा था और ये गुलाम था दास के रूप में, लेकिन धीरे धीरे इसने बहुत विश्वस्त कमांडर हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत सारी सक्सेसफुल सैन्य अभियान किए। जैसा कि अभी हमने बताया था कि खिलजी डायनेस्टी में 90% सवाल अलाउद्दीन खिलजी पे आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान देखते हैं। देवगिरी का अभियान, यहाँ के राजा रामचंद्र है उस समय। वारंगल का अभियान, प्रताप रुद्रदेव और होयसल का अभियान, वीर बल्लाल यहाँ के राजा है। ये उस समय के उन राज्यों के जो राजा हैं उनके नाम पूछ लिए जाते कई दफे। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव से ही कोहनूर हीरा छीना था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना, यही कोहनूर हीरा कहाँ से कहाँ होता हुआ अंततः शाहजहां के सिंहासन और फिर नादिर शाह यहाँ से ले गया, इंग्लैंड की महारानी तक पहुंचा। वापस आया कि अभी बात चली रही है कोहनूर हीरा इंग्लैंड से? कुछ बात चल रही है अभी तक, मोदी जी वापस नहीं ला पाए हैं। इस तीसरे कार्यकाल में कोहनूर हीरा भी वापस आना चाहिए भाई, तब तो कोई बात हो। हालांकि आप लोगों को बता दें, सन 1991 में जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस समय ये लोग 28 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखाए थे, क्योंकि भारत के पास आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर थी कि सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए 1 माह का ही वेतन बचा था। लगभग जैसी आज की स्थिति पाकिस्तान की, लगभग उसी तरीके की थी, इतनी तो नहीं थी लेकिन लगभग। और वो सोना अभी मोदी जी अभी चुनाव से थोड़ा पहले ही वापस छुटा लाए, बड़ी खुशी की बात है ये। और वो चुनाव के कोलाहल में बात दब गई, बड़ी उपलब्धि थी। 1991 2024 और 9 33 साल बाद वापस लाए। इस दौर में कितना ब्याज देना पड़ा होगा, क्या क्या हुआ होगा, और एक प्रतिष्ठा वाली बात भी थी। चलिए उस पर कभी बाद में चर्चा होगी। और जब गए थे लेने तो ऐसे नहीं दे दिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को 2 दिन रोका था वहाँ और एक लंबे चौड़े एग्रीमेंट पे साइन करवाए थे
कहा था कि वापस कैसे कैसे होगा, पूरा हमें रोड मैप बताओ, और पहले तो ये काम करो, आर्थिक सुधार करो अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ बहुत जो है इंस्पेक्टर राज है, लाइसेंस राज है, लिबरल करो इकोनॉमिक पॉलिसी, उसी को हम लोग आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग आर्थिक उदारीकरण कहते हैं 1991 का, जहाँ से एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आई भारत में, वो एक मजबूरी पत्र था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के माननीय पीवी नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों लोग गए थे और साइन करे थे। उन्हीं को जब इम्प्लीमेंट किया आके, तो वही नई आर्थिक नीतियाँ हैं। कभी इकोनॉमी के टॉपिक पे चर्चा होगी इकोनॉमिक्स में, तब उस पर करेंगे। फिलहाल हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पढ़ते हैं। तो कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव से छीना था। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है आता है कि दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना इस बात को, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, दीवाने वजारत वजीर, मतलब सर्वाधिक ताकत मंत्री, ये प्रधानमंत्री टाइप है, ये पीएम टाइप है, सर्वाधिक पावरफुल मिनिस्टर है दीवाने वजारत। दीवाने आरिज का मतलब है युद्ध मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कह लीजिए या युद्ध मंत्री। दीवाने इंसा का मतलब है शाही पत्रों का प्रारूप तैयार करने वाला, प्रोटोकॉल मिनिस्टर। दीवाने रसातल का मतलब है विदेश मंत्री, और दीवाने रियासत का मतलब है आर्थिक मंत्री। ये विभागों का गठन किया, आगे चलेंगे तो इन पे और भी चर्चा होगी, लेकिन चूंकि ये पहली बार सब गठन हो रहा है, ये इस टाइप से पोर्टफोलियो बनाए जा रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। और सबसे हिट सवाल जो है ये आता है, अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किए थे। ये ऑर्डिनेंस क्या थे वो तो लिखे हैं सामने, क्यों जारी किए थे भी जानना महत्वपूर्ण है। एक्चुअली उसे लगता था अपने, उसको क्या लगता है, जितने भी इस टाइप के तानाशाही शासन होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक, उनमें जो राजा होता है उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि हमारी कुर्सी ना चली जाए। बाहरी दूसरे राज्य हैं वो तो है ही डर का एक कारण, अपने अंदर भी दरबार में ही, अपने फैमिली में भी विद्रोह की आशंका रहती थी। और चूंकि ऐसा इतिहास वो सब पीछे से भरा पड़ा है, हम लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके, बलबन से लेके जलालुद्दीन, और सब एक दूसरे की हत्या कर करके बनते रहे, पूरा इतिहास से भरा पड़ा है। तो उससे सबक लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने ये 4 ऑर्डिनेंस जारी किए। पहला, उपहार लेना, पेंशन और दान की जमीनें अमीनें सब बैन कर दी, कोई गिफ्ट नहीं ले सकता, पेंशन देना, दान लेना, इस टाइप की सारी चीजें बंद कर दी। एक स्पाई डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग की स्थापना की। शराब पीना और जुआ खेलना बंद करवा दिया, तीसरा अध्यादेश। चौथा अध्यादेश है अमीरों या जो नोबेल्स थे दरबारी के बीच मिलना व वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो 4 अध्यादेश है अलाउद्दीन खिलजी के, याद रखिएगा। गिफ्ट, पेंशन बैन, एक स्पाई डिपार्टमेंट का गठन, गैम्बलिंग, अल्कोहल बैन, नोवेल्स के बीच में जो रिलेशन बन सकते थे, मिलना जुलना, सब बंद करा दिया उस समय। बाकी मोबाइल फोन तो थे नहीं, बस मिलजुल के ही षड्यंत्र रचते थे, तो ये सब बंद करवा दिए। न्याय के क्षेत्र में भी सुल्तान सर्वोच्च अधिकारी है। काजी उल कुजात, उसके बाद है काजी उल कुजात या सदरे जहां। कोतवाल कहते थे पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता था, आज भी कोतवाल होता है। दूसरा जो टर्न आप देख रहे हैं, जलालुद्दीन एक लिबरल ऑटोक्रेट है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी जस्ट रिवर्स, बलबन की तरह एकदम कट्टर है, हार्श पनिशमेंट देता है, कोई भी दंड के लिए बहुत पनिशमेंट में यकीन करता है, बहुत लिबरलिटी में यकीन नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय तक चले। और भी कई सारी चीज़ें हैं। सैन्य सुधारों में है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों का हुलिया और घोड़े दागने की प्रथाएं शुरू की, सैनिकों को नकद वेतन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस टाइम पीरियड की 1296 से 1216 यानी 1300 ईस्वी के आसपास की जब ये बातें हो रही हैं, तो ये
आर्मी के क्षेत्र में बहुत बड़ा रिफॉर्म है, रिवोल्यूशनरी स्टेप है। सैनिकों का हुलिया क्यों लिखा जाता है, घोड़े क्यों दागे जाते हैं, सैनिकों को नगद वेतन, यानी इसका मतलब इससे पहले नगद वेतन नहीं मिलता था। युद्ध हुआ, उसमें जो लूटपाट हुई उसी में से कुछ हिस्सा सैनिकों को दे दिया जाता था, वेतन नहीं मिलता था। वेतन से क्या है, वो पूरी साल मोटिवेट रहते थे, युद्ध पे ही अपना काम करते थे, अपने शरीर पे ध्यान देते थे, लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। घोड़े दागने की प्रथा का रीजन ये है कि संभवतः उस समय जो घोड़ा होता था वो सैनिक को सौंप दिया जाता था। घोड़े के रखरखाव करने के लिए अलग से कर्मचारी नहीं होते थे। जो सैनिक है वो घोड़ा उसका पर्सनल है, हमेशा उसकी देखरेख करेगा, उसके साथ रहेगा। तो घोड़े दागे इसलिए जाते थे कि सैनिक चीटिंग करने लग गए थे। एक ही घोड़े को 2 बार पेश कर दिया कि साहब हमारे पास 2 घोड़े हैं तो 2 घोड़े का हमें राशन चाहिए, तो घोड़ों पे नंबरिंग कर दी गई। दागने से मतलब है लोहे का, जैसे 2 1 2 3 नंबर लिखा 21 लोहे पे, और उसको लाल करके उसको पैर में कहीं मार दिया, शरीर में बन गया 21। आजकल भी होता है, जो पशुपालन विभाग लोन वोन देता है गाय भैंस के लिए, नंबरिंग होती थी पहले, अब तो वो कुछ चिप लगती है कान में, पहले नंबरिंग होती थी, लोहे सरिया को लाल सुरख करके और जोर से मारा जाता, उसकी खाल उधड़ जाती थी, शरीर में ही लिख जाता था। तो सैनिकों का हुलिया कि ऐसा ना हो एक सैनिक 2 बार पेश हो और 2 बार वेतन ले ले। नगद वेतन बड़ा कदम था। मुरत्तब का मतलब है जांच परख कर किए भर्ती किए गए सैनिकों को मुरत्तब कहते थे। ये टर्म मेडिवल हिस्ट्री का एक थोड़ा सा उबाऊ और उलझाऊ पार्ट है, लेकिन धीरे धीरे लिख लिख के याद करेंगे, कहीं आप अलग से नोट कर लेंगे, याद हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन सवाल खूब आता है, ध्यान रखना सवाल आता है। तुमन का मतलब है 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहते थे। आर्थिक सुधार भी अलाउद्दीन खिलजी ने किए। मूल्य नियंत्रण प्रणाली या पीडीएस, जो आजकल पीडीएस हम लोग कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो लागू की थी। एक विभाग का गठन किया जिसे सेना ए मंडी या बाजार विभाग कहा जाता था, और इस मूल्य नियंत्रण प्रणाली या पीडीएस के लिए एक विभाग था जिसे सराय ए अदल कहा जाता था। ये राशनिंग व्यवस्था देखता था, और इस पीडीएस में कपड़ा, चीनी, मेवा सारी चीजें मिलती थी। और इस पीडीएस सिस्टम में कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए उसने अलग से अधिकारी नियुक्त किए थे, एक तो बरीद और दूसरा मोहनियान। ये लोग केवल बाजार की जो गतिविधियां हैं, महंगाई ना बढ़ पाए, महंगाई बढ़ जाएगी तो घोड़े महंगे हो जाएंगे, तो फिर सेना के लिए कहां से आएंगे, इसलिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली पे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत जोर दिया है और बहुत कई स्टेप पे काम किया है, कई चेक एंड बैलेंस बनाए। पहले से एक स्पाई सिस्टम है इंटेलिजेंस विभाग, लेकिन फिर बाजार पे नियंत्रण रखने के लिए भी गुप्तचर अधिकारियों की नियुक्ति की, उनके नाम है बरीद और मोहनियान। ये गुप्त सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, बाजार में महंगाई, कोई अनावश्यक रूप से माल को महंगा तो नहीं बेच रहा है, डंप नहीं कर रहा है, इस तरीके से जो आजकल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने करके दिखाया। 2 नए प्रकार के कर लगाए, टैक्स, घरी कर और चरी कर। इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे गए, बहुत बार 20 बार पूछे गए। घरी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, कितने घर हैं, और चरी कर दुधारू जानवरों पर लगाया जाता था। जानवर चरते थे उस समय, बांध के खिलाने की परंपरा नहीं रही होगी, जंगल बहुत सारा था, तो जो भाई चर रहा है तो भी राष्ट्र की संपत्ति है जमीन, उसकी घास खा रहा है दुधारू पशु, तो उस पर चरी कर होता था। भूमि कर उपज का 50%, ध्यान रखना, इतना पहले कभी नहीं मिला। एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग 16% के 1/6 हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे 1/2 हिस्सा है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। पहला धर्मनिरपेक्ष शासक है मध्यकालीन इतिहास में। इस सेकुलरिज्म से आप आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है वो नहीं है, ये सेकुलर सिर्फ इसलिए है कि ही आइसोलेट्स पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, धर्म और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखा। आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता वर्णित है, उसका मतलब है कि राज्य किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने कि जो आध्यात्मिक उलेमा थे, उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से ये सीखा, वो अनावश्यक हस्तक्षेप करते थे राजकाज में, तो उनको अलग कर दिया। इस सेंस में इसको धर्मनिरपेक्ष शासक
कहा जाता है। भूमिकर यह सराय अदर मुहतसिब जन सामान्य के आचार व्यवहार की रक्षा करने वाला अधिकारी होता था। तो कई सारे देखिए अधिकारियों की नियुक्ति की, कई डिपार्टमेंट भी बनाए और कई सक्सेसफुल सैन्य अभियान भी किए हैं। इसके बाद बहुत छोटे से निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण कराया। अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी जैसे विद्वान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगर हम लोग वास्तुकला को देखें तो सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, इन सब का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का जो अंतिम अगला सक्सेसर होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसने 1316 से 1320 तक शासन किया। अपने आप को खलीफा घोषित किया इसने। इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। यह सवाल कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में लगातार पूछा जा रहा है। ये खिलजी वंश का शासक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद अगला जो शासक है खिलजी वंश में, ये भी बड़ा ऑर्थोडॉक्स है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। 1320 में ही बनता है और तो ही समाप्त हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिंदू था, पहला कन्वर्टेड मुस्लिम है जो सुल्तान की गद्दी तक पहुंचा। कुछ ही माह रहा, उसके बाद इसकी भी हत्या हो जाती है। वैसे ये हिंदू से मुसलमान बना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वजीर था, ये इनका प्राइम मिनिस्टर था। ये इनका प्राइम मिनिस्टर था और इन्हीं की हत्या कर दी। तो बिल्कुल सेट पैटर्न है पूरे मध्यकाल के इतिहास में। प्राइम मिनिस्टर ही ज्यादातर उनका जो मेन होता है दरबारी करता है। गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहते हैं, दीपालपुर का सूबेदार था, जिसने नासिरुद्दीन की हत्या कर दी। अभी हत्याओं का सीक्वेंस भाई आप लोग याद रखिए। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक जिसे कहते हैं, जो आगे तुगलक वंश का संस्थापक बनेगा, ये खिलजी वंश में दीपालपुर रियासत का सूबेदार है हरियाणा में। और इसने ही इसको सह देकर के कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या करवाई थी। और कुछ समय बाद मौका पाकर इसने इसकी भी हत्या कर दी और स्वयं अगला सुल्तान बन जाता है। न केवल सुल्तान बनता है बल्कि तुगलक वंश की स्थापना भी करता है। एक नया डायनेस्टी सल्तनत काल में आता है जिसे हम लोग तुगलक वंश कहते हैं। और सल्तनत काल में जितनी भी डायनेस्टी है उसमें सबसे लंबा टेन्योर तुगलक डायनेस्टी का ही है। करीब करीब 1320 से लेकर के 1414, यानी 94 ईयर। इतना लंबा टेन्योर किसी भी डायनेस्टी का नहीं है जितना तुगलक डायनेस्टी का है। तो बहुत बेसिक सवाल आता है कि सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल वाला डायनेस्टी कौन सा है? तुगलक डायनेस्टी। याद रखना, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। थैंक यू वेरी मच।